शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंक विरोधी अभियान के लिए वहां तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स में कमी की जा सकती है, जबकि सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ाई जा सकती है। और इसी सिलसिले में पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल की यूनिट्स को कम किए जाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स की संख्या कम करने से और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से यह संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर अब अमन चैन की राह पर लौट रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में हवा बदली है। विकास की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। आतंकियों और आतंकी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सुरक्षा के लिहाज से हालात भी काफी बेहतर हैं। ये सब हो पाया है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद। घाटी की आबो हवा के बदलने के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से सेना को हटाने पर विचार किया जा रहा है। यानी धारा 370 हटाए जाने के करीब 3.5 साल बाद कश्मीर से सेना की वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स की तैनाती में कमी चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है। जानकारी मानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों पर काफी कमी आ रही है और उसमें तेजी से गिरावट आ रही है, इस वजह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर नजर रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य की पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और आतंकी घटनाओं में कमी को देखते हुए इस संबंध में सलाह मशविरा किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स की कमी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की तैनाती सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही होगी। सूत्र बताते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की जगह पर उनकी संख्या कम करके सीआरपीएफ की संख्या बढ़ाई जा सकती है और इस बाबत गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है, पर अभी तक इस पर किसी भी तरीके का आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इस पर किसी भी तरीके का कदम बढ़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने करीब 1,30,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है, जिनमें से करीब 80,000 सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, जबकि कश्मीर के भीतरी इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स के करीब 40 से 45,000 जवान आतंक रोधी अभियान चलाते हैं। खबर है कि घाटी के अंदरूनी इलाकों से इनकी चरणबद्ध तरीके से वापसी के बाद सीआरपीएफ की तैनाती वहां बढ़ाई जा सकती है, जो कानून व्यवस्था के साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों की चुनौतियों से भी निपटेगी। बहरहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, जिसके बाद ही इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफी सुधार हुआ है। पिछले 3.5 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और सबसे ज्यादा मार आतंकवाद के आकाओं पर पड़ी है, जो अनुच्छेद 370 की आड़ में बीते 30 सालों से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आंच में झुलसा रहे थे। हालांकि अगस्त 2019 के बाद से सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सख्त रवैये की वजह से भी आतंकी और उनके आकाओं की संख्या लगातार घट रही है। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है और इसी बदलाव को आधार बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार साल 1990 से घाटी में आतंक विरोधी अभियान में जुड़ी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की संख्या कम कर सकती है, जो पिछले 33 साल में आतंकवाद के खिलाफ लगातार झंडे गाड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर में मारे गए कुल 25,000 आतंकवादियों में से 15,000 को अकेले राष्ट्रीय राइफल्स ने ही मार गिराया था। यही नहीं, बल्कि इसी फोर्स ने हजारों आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा है। साल 2019 से लेकर 1990 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय राइफल्स ने 8,000 आतंकवादियों को हिरासत में लिया है, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य में होने वाले आतंकवादियों के आत्मसमर्पण में भी
राष्ट्रीय राइफल्स ने अहम भूमिका निभाई। 1509 आतंकवादियों से हथियार डलवाने में भी वो कामयाब रही। सिर्फ आतंकवादियों को मारने, पकड़ने या फिर उनके आत्मसमर्पण करवाने में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राइफल्स ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हथियारों, गोला बारूद को भी बरामद किया है। राष्ट्रीय राइफल्स ने साल 1990 में अपने गठन से लेकर 2019 तक 22,475 हथियार और 21,685 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया। इसके अलावा 18 लाख से अधिक राउंड गोलियां तो सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स ने ही बरामद की हैं। यानी सिर्फ जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स ने आतंकवाद का खात्मा करने में अहम भूमिका निभाई है। 12 सेक्टर्स में बटी हुई राष्ट्रीय राइफल्स को भले ही अर्धसैनिक बल समझा जाता हो, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स सेना का ही हिस्सा है और इसमें सेना के चुनिंदा अधिकारी और जवान ही होते हैं जो ऊंचाई वाले इलाकों में हर परिस्थिति में दुश्मन को ढेर करने में माहिर होते हैं। भारतीय सेना की तरफ से ही इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने में ये माहिर होते हैं। और इसके गठन की जरूरत साल 1990 में उस समय महसूस की गई थी जब राज्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने पांव पसार लिए थे। हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में आई कमी के बाद भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स आरआरआर के जवानों की संख्या कम की जा सकती है और उसकी जगह जम्मू कश्मीर में पहले से तैनात सीआरपीएफ की बटालियन के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के पैटर्न पर ही एओआर यानी कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का क्षेत्र भी तय किया जा सकता है। और सूत्रों का कहना है कि इस एक्सरसाइज के लिए श्रीनगर से कुछ बटालियंस को आरआर की तैनाती वाले स्थानों पर भेजा जा सकता है और इस बदलाव का मकसद सीआरपीएफ की मूल जिम्मेदारी यानी कि आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को मजबूती देना होगा। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से कश्मीर घाटी और दूसरे हिस्सों में राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ऑपरेशन चलाते आ रहे हैं। हालांकि अब राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों और जवानों की संख्या को घटाने पर विचार चल रहा है और इसी को लेकर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बातचीत भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की संख्या कम करने से और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से ये मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर अब अमन चैन की ओर लौट रहा है। सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स को गैदर किया होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की डिसीजन हो सकती है, लेकिन बड़ा लाजमी है कि अगर स्थिति को कंप्लीटली नॉर्मलाइज करना है तो वहां से पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाया जाए और आर्म्ड फोर्सेस की विजिबिलिटी को कम किया जाए। जो फॉरेन टूरिस्ट पे आते हैं उनको भी साफ तौर पर नजर आते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर चप्पे चप्पे पे नाका लगे हुए हैं जहाँ पे राष्ट्रीय राइफल भी होते हैं और सीआरपीएफ भी होता है, उनकी विजिबिलिटी को कम किया जाए। ये अच्छा स्टेप भी है लेकिन खतरनाक स्टेप भी है। नई फोर्स जो भी आएगी उनको काफी समय लगेगा हर एरिया को अच्छी तरह से जानने के लिए, पहचानने के लिए। फिर इनके लोकल जो इनको इनपुट्स दे रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर थे, आज लोकल जो है एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहे थे। अब देखो आए दिन जो आतंकवाद के साथ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, पहले पूरे गांव को घेरा जाता था, अभी उनको एक्शनेबल इंटेलिजेंस दिया जाता है कि फलाने गांव में फलाने घर के अंदर फलानी मंजिल के ऊपर 2 आतंकी हैं और उनको ढेर किया जाता है। किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता और सिक्योरिटी फोर्स का भी नुकसान नहीं हो रहा। ये सारी चीजें जो है इसमें बड़ा जबरदस्त चेंज आ सकता है। भारतीय सेना की बात चल रही है तो आपको हम दिखाते हैं भारतीय सेना का पराक्रम। इन दिनों जापान में धर्मगार्जुन युद्धाभ्यास चल रहा है जिसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JGSDF की इन्फेंट्री इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 2 मार्च तक चलने वाली इस आर्मी एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे के रण कौशल का अनुभव साझा करेंगे। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये लड़ाई की तैयारियों को परखने का रण क्षेत्र है। मैदाने जंग में हुंकार के लिए सेनाएं तैयार हैं। रण क्षेत्र में जाबाजी से पहले अपना दमखम दिखाने का ये खास मौका है।
आपस में तालमेल और सहयोग से जंग जीतने के गुर सीखने का ये नायाब अवसर है। ये तस्वीर भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास की है, जहां भारत और जापान की सेनाओं के जवान आमने सामने हैं, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये तो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की रणनीतियां साझा कर रहे हैं। भारत और जापान का यह धार्मिक गार्जियन अभ्यास इन दिनों जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में चल रहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से मैदानी जंग के दांव पेच सीखने और साझा करने में जुटे हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JJSDF की इन्फेंट्री रेजिमेंट इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग ले रही है। भारत और जापान के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास इस बार का चौथा संस्करण है। पिछले साल कर्नाटक के बेलगाम में दोनों देशों की सेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 2019 में मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। 2018 में भी मिजोरम में ही ये अभ्यास आयोजित हुआ था। धर्म गार्जियन अभ्यास के दौरान एक तरफ जवानों को मन, मस्तिष्क और बदन की फिटनेस के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार योग, आसन, प्राणायाम की ट्रेनिंग दी जाती है, तो साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स के जापानी गुर भी सिखाए जाते हैं। ये अभ्यास शहरी, अर्ध शहरी और जंगली इलाकों में किया जाता है। इस अभ्यास में न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि नाजुक हालात में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवान अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश करते हैं और इससे जुड़े टिप्स आपस में साझा करते हैं। संयुक्त अभ्यास के दौरान हो रही कार्रवाई से साफ जाहिर है कि इसका मकसद न केवल जंग के हालात में पुख्ता कार्रवाई का है, बल्कि आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस तैयारी करना है। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी पाकिस्तान की शह पर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर में चीन सरहद की स्थिति से छेड़छाड़ की हिमाकत करता है। ऐसे में जापान की सेना के साथ मिलकर ये अभ्यास भारत के लिए पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से निपटने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। जापान के मुकाबले में भले ही भारत की सेना ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा आधुनिक हो, ऐसे में जापानी सेना भारत से देश और दुनिया के बदलते हालात के बीच नई युद्ध तकनीक साझा करेंगी, सीखना चाहेंगी, क्योंकि दोनों के लिए चीन जैसे बड़े दुश्मन से निपटना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में चीन से लगी सरहद पर, चाहे समुद्री सरहद हो चाहे जमीन की सरहद हो, दोनों ही सेनाएं युद्ध की नई तकनीक और रणनीति आपस में साझा करेंगे। वहीं 2 सप्ताह के इस अभ्यास में भारत और जापान की सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और हालात के मुताबिक कार्रवाई के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय और जापानी सेना के जवान 12 फरवरी को कैंप इमाजू पहुंचे, तो शानदार स्वागत हुआ। 17 फरवरी को शुरू हुआ ये संयुक्त अभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के जवान मिलकर योजना बनाने और सामरिक अभ्यास करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, तो साथ ही साथ भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दोस्ती भी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना के युद्धाभ्यास के बाद बात अर्धसैनिक बलों की कर लेते हैं। सीआरपीएफ जवानों के साहस और बुलंद हौसलों को बयां करने वाली ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां पर तापमान माइनस में है और चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। इसके बावजूद अपनी सरजमी की रक्षा के लिए सीआरपीएफ जवानों की ये टुकड़ी पूरी तरह से मुस्तैद डटी नजर आ रही है। बर्फबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ को रोकना इनका सबसे अहम मकसद रहता है और इसीलिए पेट्रोलिंग पर निकले ये जवान चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं और अगर इस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है तो उसे रोकने के लिए फौरन ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इन इलाकों में दुश्मन से ज्यादा इन जवानों को खतरा वहां के मौसम से है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान ये जवान हाइपोथेमिया और स्नो ब्लाइंडनेस जैसे खतरों से बचने का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ पे देखिए वेदर कंडीशन काफी हराश है, स्पेशली इन विंटर्स। लगातार 3-4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम से कम 4-5 फुट यहाँ पे बर्फ इस टाइम पे रहती है। लेकिन बावजूद उसके बीइंग ए सीआरपीएफ फोर्स पर्सनल आवर मोरल इज ऑलवेज हाई। बेसिकली हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि इस पूरे एरिया को किसी भी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन से फ्री रखना और अपने एरिया में फोर्स का
जो डोमिनेंस है वो बना के रखना, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप की ड्यूटी करते हैं, जैसे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गया, फ्लैश नाका है, और भी डिफरेंट टाइप की जो एरिया डोमिनेशन ड्यूटी है हम वो करते हैं। और हमारे जो जवान है, हमारी जो ट्रूप्स है, वो 24/7 पूरे जोश और जज्बे के साथ इस पूरे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। उधर जम्मू कश्मीर के ही गांदरबल इलाके में लैंडस्लाइड से करीब 9 घर, 4 गौशालाएं और कई दुकानें तहस-नहस हो गई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि भूस्खलन के चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने के लिए सेना, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए लोगों को भी सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। मकान ढह गई, दुकानें ढह गई गौशालाएं, और इन ढही हुई इमारतों के बीच जिंदगी को तलाशती ये है सेना, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के जवान, जो लैंडस्लाइड की घटना के फौरन बाद मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के अभियान में जुट गए। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बारिश इन देवदूतों के रास्ते में रोड़ा बनी। इन चुनौतियों के बावजूद भी रेस्क्यू के काम को इन जवानों ने रात से लेकर सुबह तक जारी रखा, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। श्रीनगर सोनमर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया है। अब राहत कार्य शुरू कर दिया गया है स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेना की तरफ से, ताकि मलबे में दबे जितने भी घर हैं उनकी खोज की जाए और वहां पर जो देखा जाए कि कोई इंसान तो वहां नहीं फंसा पड़ा है। लैंडस्लाइड की यह घटना एक दिन पहले हुई, जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से 9 मकान, कुछ दुकानें और 4 गौशालाएं पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। मगर राहत की बात ये रही कि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी की जान नहीं गई। लैंडस्लाइड के फौरन बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद मलबे को हाईवे से हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। 9 मकान, 9 दुकानें और 4 काउशेड्स टोटली कंप्लीट डैमेज हुआ है। क्वांटम ऑफ डैमेज बहुत ज्यादा है, बट शुक्र है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, रेस्क्यू सारी टीम्स आ गई और बचाव कार्य में लग गई। जो इफेक्टेड फैमिलीज है उनको सेफ लोकेशन पे शिफ्ट किया। वो जो एडेनिंग एरियाज वहां से भी लोग कल रात ही हटाया गया था, और अल सुबह हमने रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू का काम फिर से स्टार्ट किया और जो रोड वगैरह जो मार्क है इसको रिमूव कर रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे को खोला जाए, ताकि गाड़ियों की आवाजाही को बहाल किया जा सके। साथ ही जिन लोगों के मकान लैंडस्लाइड के चलते टूट गए, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा प्रशासन ने दिया है। अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। बात फरवरी में फुरहोती सर्दी की। फरवरी के महीने में ही सर्दी ने बाय बाय कह दिया है। मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। खिलखिलाती धूप से चुभती गर्मी का एहसास हो रहा है और बढ़ते तापमान से फरवरी के महीने में पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो पिछले 55 साल में फरवरी के महीने में आज तीसरी बार ऐसा मौका रहा जब सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान और क्यों फरवरी से सर्दी ने अलविदा कह दिया है, देखिए जरा। चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। सुबह शाम हल्की ठंडी हवा, लेकिन दिन में चटक बल्कि कड़ी धूप। फरवरी के महीने में मौसम का यही हाल है। सर्दी ठीक से गई नहीं कि मार्च अप्रैल वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई। अक्सर फरवरी के महीने में सुहावना मौसम रहता है, लेकिन इस साल बसंत के दिनों में ही देश के कई हिस्सों में पसीने छूटने लगे हैं। तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इतना ही नहीं, फरवरी का ये तापमान पिछले 2 साल में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। जबकि सोमवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस महीने के औसत तापमान से 2 डिग्री ज्यादा है।
फरवरी के महीने में बढ़ते तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल गर्मी जल्दी तो आएगी ही, साथ ही बेहिसाब भी पड़ेगी। दिल्ली अब गर्मी की ओर बढ़ने लगी है, वो भी इतनी तेजी से कि तापमान सामान्य से 60 डिग्री ऊपर तक चला जा रहा है। रविवार का दिन दिल्ली के लिए फरवरी के लिहाज से 19 फरवरी के लिहाज से बेहद गर्म रहा। 10 साल बाद 19 फरवरी को तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चला गया। कल दिल्ली का तापमान यानी कि रविवार को दिल्ली का तापमान 31.2 डिग्री तक पहुंच गया था, जो कि 7 डिग्री सामान्य से ज्यादा था। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि अब दिल्ली गर्मी की तरफ ही बढ़ेगी और तापमान फरवरी तक तो 30 से 32 डिग्री के बीच ही बना रहेगा, लेकिन उसके बाद और ज्यादा होने वाला है। तापमान के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से साल 2018 में 21 फरवरी सबसे गर्म दिन था फरवरी के लिहाज से, तब तापमान 32.4 डिग्री गया था, लेकिन इस बार 19 फरवरी को ही तापमान ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। आने वाले दिनों में ये तापमान और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यही नहीं, पहाड़ी इलाकों पर भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों की वजह से जो ठंड का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फरवरी के महीने में गर्मी के हालात केवल मैदानी इलाकों में नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। जहां इस वक्त पहाड़ी इलाके चांदी की तरह चमकती बर्फ से लकदक रहते थे, वहां समय से पहले ही बर्फ ने अलविदा कह दिया है। फरवरी का जैसे महीना चला है तो इस महीने बारिश भी रहती थी। उपली क्षेत्र जैसे हमारा सराहा वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में भी बर्फ का माहौल रहता था, बट इस बार मौसम में एक बड़ा चेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि गर्मी अगर अभी से बात की जाए तो लोग देखो अभी से टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। जहाँ अभी फरवरी का भी एंड नहीं हुआ है, लोगों ने अभी से स्वेटर्स उतार दिए हैं। तो एक बड़ा चेंज इस बार मौसम में देखने को हमारे को काफी समय बाद मिल रहा है। और आज के दिनों में जहाँ पहाड़ों में बर्फबारी होती थी और मैदानी इलाकों में बिल्कुल ठंड का प्रकोप रहता था, तो आज देख रहे हम कि गाँव के माहौल में पहाड़ी क्षेत्रों में अब गर्मी का शुरू हो गया है। ये फरवरी महीने में सर्दी का मौसम, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ चुका है। हमारे आसपास के जो क्षेत्र है जैसे हरिपुरधार है, संगड़ा है या कुछ और एरिया है आसपास के, वहाँ कोई बर्फ नहीं है, जबकि फरवरी के महीने में काफी सर्दी होती थी और बर्फ होती थी आसपास। शिमला में इन दिनों लोग खूबसूरत बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते थे, लेकिन अब पहाड़ों पर बर्फ नहीं, चमकती धूप का जैसे बसेरा है। शिमला के अधिकतम तापमान ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 फरवरी यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2006 में अधिकतम पारा 19 फरवरी को 22.6 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले काफी सालों के मुकाबले इस बार काफी चेंजेस है मौसम में, गर्मियां जल्दी आ गई है। मौसम तो यहाँ पे बहुत गर्म है, मतलब हम तो सोच के आए थे कि स्नो होगी, स्नोफॉल होगा, वाटरफॉल देखेंगे, मजा आएगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। यानी मौसम में आए बदलाव की वजह से पारा लगातार बढ़ने लगा है और पहाड़ फरवरी में ही तपने शुरू हो गए हैं। हालात ये है कि दोपहर में धूप चुभने लगी है, अब सिर्फ रात में ही ठंड का एहसास हो रहा है। फरवरी के पिछले कुछ दिनों के औसत तापमान को देखें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री रहा और रात का तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार यानी 18 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.7 डिग्री और रात के तापमान में 0.4 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है। बढ़ते तापमान के इन आंकड़ों से साफ है कि जैसे जैसे फरवरी के दिन बीत रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये मौसम बेहद सतर्क रहने वाला है, क्योंकि बदलते तापमान की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिन में बेशक निश्चिंत रहिए, लेकिन सुबह और शाम या रात में सर्दी से बचना जरूरी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल जहां जनवरी में ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, वहीं फरवरी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इसकी वजह मौसम वैज्ञानिक बारिश को भी मान रहे हैं। इस साल बारिश न के बराबर हुई है और बारिश नहीं होने से पारा आसमान पर जा पहुंचा है। पहाड़ों में जहां तापमान इन दिनों सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है, तो मैदानी इलाकों में पारा लगातार
बढ़ता जा रहा है। फरवरी के महीने में उत्तराखंड में कड़कड़ाती ठंड से लोग जूझते थे, वहां इन दिनों गर्मी कहर बरपाने लगी है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में आजकल जहां पारा 8 डिग्री ज्यादा है, वहीं मैदानी इलाकों से सामान्य से 5 डिग्री ऊपर तक पारा पहुंच चुका है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और चढ़ सकता है। असल में उत्तराखंड में बीते 5 महीने से अच्छी बारिश नहीं हुई है। बारिश के अलावा बात अगर बर्फबारी की जाए तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी काफी कम हुई है और बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से फरवरी में मौसम का मिजाज अप्रैल जैसा हो गया है। जनवरी के महीने में राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान इस साल 0 डिग्री दर्ज किया गया था और अब फरवरी में राजस्थान में गर्मी ने 11वें साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। अजमेर की बात की जाए तो 34.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है पारा, जबकि यहां पिछले 11 साल की अगर बात की जाए तो फरवरी के महीने में कभी भी अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज नहीं किया गया। जैसलमेर की बात करते हैं, तापमान 37 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, जो कि पिछले 11वें साल में सबसे ज्यादा है। वहीं जोधपुर में 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और इसी तरीके से बीकानेर की अगर बात की जाए तो 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। एकदम से तापमान का बढ़ना फसलों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। गर्मी के कारण फसल समय से पहले पक जाएगी और इसका असर फसलों की पैदावार पर भी देखने को मिल सकता है और इसकी वजह है 1 सप्ताह पहले तक तापमान फसलों के अनुकूल था। एकदम से मौसम में बड़ा बदलाव फसलों के लिए भी मुसीबत साबित हो सकता है। फरवरी में आने वाले दिन भी इसी तरीके के रहने वाले हैं। कल यानी कि 21 फरवरी से अधिकतम तापमान की बात अगर की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस तापमान जा सकता है। 22 फरवरी को अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रह सकता है और बात अगर 23 फरवरी की करें तो तापमान में अभी के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल सकती है। 23 फरवरी को 29 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है और इसके अलावा 24 फरवरी को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 25 फरवरी का दिन गर्मी की तरफ बढ़ता दिख रहा है क्योंकि 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि फरवरी के महीने में आखिर सर्द हवाओं की जगह तापमान में बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मौसम वैज्ञानिक महेश पलावल से बात की। फरवरी के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों सहित गुजरात में सामान्य से काफी ज्यादा तापमान बने हुए हैं। 6 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर है। दिल्ली में भी 7 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, 31.5 डिग्री था। और पहाड़ों पर भी पूरे यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, ये सारे इलाकों में भी जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है। उसका कारण यह है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो फरवरी में आते हैं वो कमजोर हो गए हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप नहीं है। अगर गैप नहीं होता तो जो उत्तरी हवाएं हैं उनको ये रोक करके रखते हैं और उत्तरी हवाएं जब चलती हैं तभी वो तापमान को गिराती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो उत्तरी हवाएं सेट नहीं हो पा रही, इसीलिए ये जो तापमान है बढ़े हुए हैं। अभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है उसके पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 तारीख को आएगा, तो 22 से 24 के बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं है, सामान्य से ऊपर ही तापमान बने रहेंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि एक एंटी साइक्लोन जो अभी आप यहां देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में, ये पहले सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर था और फिर राजस्थान के ऊपर आया। तो एंटी साइक्लोन समय से पहले बना और एंटी साइक्लोन जब बन जाता है तो घड़ी की दिशा में हवाएं चलती हैं, तो बलूचिस्तान और थार डेजर्ट और साउथ सिंध से जो गर्म हवाएं हैं वो पूरी गर्म हवाएं उत्तर भारत में और जो मध्य भारत है और उत्तर पश्चिम भारत है यहां पर आ रही थी। इससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आगे भी इस बार जो सीजन है गर्मी का वो सामान्य से ज्यादा गर्मी देखेगा और जो बारिश और जो प्री मानसून गतिविधियां वो भी थोड़ी सी कम हो सकती हैं और जो टेम्परेचर है वो और हीट वेव की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बात ताज महोत्सव की। अगर आप ताज का दीदार करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय ताज नगरी जाने के लिए सबसे सही है।
इन दिनों आगरा में ताज महोत्सव चल रहा है। यहां पहुंचकर आप कई तरह की एक्टिविटीज और स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। और खास ये है कि महोत्सव के लिए शिल्पग्राम में जबरदस्त सजावट की गई है। शिल्पग्राम में देश भर के शिल्पी शिल्पकला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बार ताज महोत्सव में करीब 250 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा और अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस 10 दिवसीय महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। इस फेस्ट में देश की संस्कृति, शिल्प और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। बात ऑपरेशन दोस्त के देवदूतों की कर लेते हैं। विनाशकारी भूकंप की त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव अभियान का हिस्सा बने एनडीआरएफ के जवान, सेना की मेडिकल टीम और वायुसेना की टीम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उनके आवास पर। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इन जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनके काम की तारीफ की। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने तुर्की से इन जवानों के साथ लौटे डॉग स्क्वाड के सदस्यों के काम को भी सराहा। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के तुरंत बाद भारत ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, जिसके लिए भारत में तुर्की राजदूत फिराज सुनील ने भारत सरकार और हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।